एक चीज़ लोगों को जो समझ आई है, ये जिस तरह ताबड़तोड़ सवालात होते हैं ना, ये मुनासिब तरीक़ाकार पूरी दुनिया में नहीं है। आप 15 जज, अब एक जज साहब के सवाल का आपको जवाब चाहिए, आप पहले अपने आर्गुमेंट्स मुकम्मल करें, फिर जिसने सवाल करना है वो एक सवाल करे, फिर दूसरा करे, या आपने अगर सवालात हैं, तो उनका काम है जज साहिबान का कि उसको नोट कर लें। जब वो अपने आर्गुमेंट्स ख़त्म करे वकील, आप उनसे सवालात पूछ लें, जो जवाबात उनके पास हैं, वो सारे जज साहिबान इकट्ठे पूछ लें। हो सकता है 4 सवाल मुश्तरका एक तरह के हों। आप अगर वकील एक बात शुरू करे और 5 जज साहिबान बैक-वक़्त उससे सवाल करेंगे, तो मुझे ये बताएँ कि वो जवाब किसका देगा? अभी एक का जवाब नहीं दिया होता, तो दूसरे जज साहब ने सवाल कर लेते हैं, दूसरे का जवाब नहीं दिया होता, चौथे जज साहब सवाल कर लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है, इस तरीके से आर्गुमेंट्स करना, उनको चलाना लार्जर बेंच में या फुल कोर्ट में, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरा ख़्याल है कि ये फ्री माहौल देना चाहिए और उनको आर्गुमेंट्स करने की इजाज़त होनी चाहिए। शुएब साहब, ये जो आपने फरमाया, इससे हम जैसे तालिब इल्म हैं जो हाई कोर्ट की वीडियो का आज ऐसे लगा कि वकील साहब एक सवाल नहीं करते, जो जवाब दे नहीं पाते, तो 4-5 सवाल मुख्तलिफ एंगल से आ जाते थे, तो एक अकेला आदमी शायद वो ना दे सके। दूसरी बात ये बताइएगा कि वो आज चीफ जस्टिस साहब को जब उन्होंने मुख्तलिफ जजमेंट्स का रेफरेंस दिया, तो उन्होंने फरमाया कि मैं जजमेंट्स का मैंने हलफ नहीं लिया, मैं सिर्फ आइन का लिया है। तो क्या जजमेंट देने का रेफरेंस ये नामुनासिब तरीका है? देखें, आपके पास जजमेंट्स का क्या प्रिंसिपल है। प्रेसिडेंट लॉ आपने इसलिए देना होता है कि अगर फ़र्ज़ करो आपके पास जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके अंदर इबहम है, उस इबहम को दूर करने और उसके ऊपर रिलायंस के लिए आपने जजमेंट्स और फैसला जात ही देने होते हैं। ये पूरी दुनिया का उसूल है और हमारे यहाँ तो इसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई हासिल है और उसको सुना जाता है। तो ये कहना चीफ साहब का वो अपने तय दुरुस्त था कि मैंने आइन की हल्फ दिया है, आइन के तहत और आइन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट रखने के लिए, लेकिन ये जजमेंट से आपने विज़डम ड्रा करनी होती है और वो विज़डम ड्रा करते हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस हैं। आपके पास 2 तरीके हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स कहता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ही कहती हैं। अगर सेम बेंच, सेम उतना के जज साहिबान का फैसला पहले से मौजूद है, अगर वो उससे रिव्यू करना चाहते हैं, तो वो लार्जर बेंच में जाएगा। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम इसको सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि ये कम जजेस का फैसला है, हम इसको रिव्यू करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ डिटरमिन करे, वो बाइंडिंग है ऑन ऑल द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट। जब आपका एक फैसला मौजूद है जिसको आप अपने आप को पाबंद नहीं करना चाहते, तो नीचे वाली अदालतें अपने आप को फिर कैसे पाबंद कर देंगी? मेरा ख्याल है कि बहरहाल मेरा विद रिस्पेक्ट एक इख्तलाफ है कि आप जजमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं, डिस्कस करते हैं, रिलाय कर सकते हैं और उसको अगर चाहें तो उस प्रिंसिपल को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस प्रिंसिपल को सुनेंगे ही नहीं, या तो आप ये कहें कि वो इस केस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, फिर तो बात है। अगर एप्लीकेबल है और वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ रहता है और आप उसको चेंज भी नहीं करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी और उसका नुकसान जो है फिर वो एक आम आवाम को भी, नीचे वाली कोर्ट्स को भी और एग्जीक्यूटिव को भी होगा कि वो कौन से फैसले को माने और कौन से फैसले। अच्छा फैसल साहब, एक आपसे सवाल, एक जो मैंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का आर्गूमेंट देखा, जो वकील साहब आर्गूमेंट करे, उन्होंने कहा कि मैं आपके, उन्होंने कहा अपने इख्तियार, आप जो ऐसे इख्तियार जो आप मुझे देना चाहते हैं मैं नहीं लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने, वकील साहब जो कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास आनी चाहिए ये पावर, उन्होंने कहा ऐसे इख्तियार मुझे देना चाहते हैं जो आप, मैं वो नहीं लूँगा। इसका क्या मतलब है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के इस रिमार्क्स का? काजी साहब ने जो पीछे, अगर आपको याद हो तो जब ये एक इलेक्शनों के मुतालिक केस लगा था, तो उसमें भी जो ये फुल बेंच में जब बैठे, जब 9 रुकनी बेंच की हिस्सा बनाए गए थे, तो सरदार तारिक मसूद साहब ने और काजी साहब ने ये नोट लिख के कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जब तक फैसला नहीं हो जाता तो वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनका पुराना मौक़िफ़ है कि वो जो है, उन्होंने ये कहा कि ये वो शायद वो समझते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के जो इख्तियारात हैं, ये अगर 3 जज इस्तेमाल करें तो उसमें मुज़ायका कोई नहीं है। हर जज की अपनी राय होती है
उस राय का एहतराम करना चाहिए। जजमेंट जब आएगी उसमें देखेंगे। तो चीफ साहब का बुनियादी तौर पे ये जो आज सुबह मुकालमा था, वो ये था कि जो आप जिस तरह से ये बनाया गया है बेंचेस की फॉर्मेशन का, तो शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर कायल थे, लेकिन ग्रेजुअली विद द पासेज ऑफ टाइम जब आपने लेटर द डे देखा, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा जो अदालतें हैं, वो जो ज़्यादा जजेस के रिमार्क्स हैं जिनसे ये वाज़ेह हो रहा था कि ये मामला किसी शायद दूसरी तरफ भी चला जाए। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल ये बात सही है कि तहम्मुल से सुनना चाहिए, तहम्मुल से हियरिंग देनी चाहिए, उससे फिर सवालात भी बेहतर होते हैं। और ये वैसे ये एक गुजारिश है, जज साहबान मौका नहीं देते खुल के बोलने का। अच्छा, खुल के बोलने का मौका नहीं देते तो बाद में ताबड़तोड़ अब जैसे एक मेहमान और 15 मेजबान हो तो फिर मामला तो गड़बड़ होता है। अच्छा, हाँ, वो वाकई जैसे एक आदमी कह रहा है मुझे अपनी बात सुनाओ तो 15 लोग बोलने लग पड़े तो शायद किसी को समझ ना आए। अच्छा शायद साहब, ये गुजारिश ये बताइएगा कि ये बज़ाहिर वो ऐसे लग रहा था एक लिए, और ये एक किसी एक शख्सियत के लिए नहीं था, मेरा ख्याल है प्रैक्टिस प्रोसीजर में ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, आज ये है, कल कोई और था, कल कोई और आएगा। क्या मेरा ये सवाल ठीक है? ये एक फर्द वाहद के लिए तो सवाल नहीं है ना, ये जो पार्लियामेंट ने चेंजिंग की है। नहीं सर, इसमें एक तीर से उन्होंने दो शिकार किए थे। उस वक्त एक तो उन्होंने उमरता बंदयाल साहब की पावर्स को कटेल करने की नीयत से किया था कि ताकि जो भी बेंच बनेगा वो सीनियर मोस्ट 2 जज साहबान की कंसेंट शामिल होगी, तो वो उनको उनके बकौल उस वक्त की PDM की जमातों के बकौल उनको ज़्यादा बेहतर रिलीफ मिलने का इम्कान हो सकता है। दूसरा, उसके अंदर वो नवाज शरीफ वाला एलिमेंट भी ज़रूर था कि हम बैक डेटेड, वरना रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई ना करते, इसको बैक डेटेड जो अप्लाई किया है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस हैं उनके ऊपर भी कह दिया, उसमें राइट ऑफ अपील दे दिया गया। उसमें दो चीज़ें थी, एक वो पुराने केसेस थे, दूसरा वो फैसले थे जो इलेक्शन कमीशन के मुतालिक वो कर चुके थे कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। तो उन्होंने इन दोनों को कैटर करना था, फॉर दैट पर्पज़ ये बेसिकली आया था। और ये मकसद सिर्फ इनका नहीं था अंडर द गार्ड के आइंदा के केसों में भी इफेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन बेसिकली उनकी नज़र में ये दो इश्यूज थे। और तीसरी बात, अब जो है उसका इतलाक़, अब ज़ाहिर है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं वो वॉलंटरली ये कहना चाहते हैं कि ठीक है जी, 3 जज साहबान बैठ के, सिर्फ ये एक शिक नहीं है, दूसरी जो शिक है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो क्लोज एंड पास ट्रांजेक्शन वाले केसेस हैं उसको भी बीच में शामिल कर दिया, तो वो अपीलें विदिन 60 डेज फाइल हो सकती हैं। ये दोनों चीज़ें साहब बहुत ही लाइटनिंग यानी गुफ्तगू आपकी, और जनाब फैसल चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच। मगर ना पिक्यूलियर माहौल है यहाँ पे, इसलिए ये बड़ा अच्छा हुआ जी हुआ। मगर हम बात जारी रखेंगे, एक दो बातें हैं जो भट्टी साहब से मैं पूछना चाहूँगा ब्रेक के बाद, इसी हवाले से हमारे साथ रहिए, और फिर मज़ीद खबरें PPP के हवाले से भी, और अब जो आखिरी असासे रह गए हैं थोड़े थोड़े, उनको बेचने में कौन इंटरेस्टेड है और मैशियत का क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद।